तमाम बुरी खबर के बीच बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि उसने पश्चिम बंगाल में खाता खोला है। पश्चिम बंगाल के बरिसात दक्षिण में बीजेपी के उम्मीदवार समीक भट्टाचार्य चुनाव जीत गए हैं। ये एक बीजेपी के लिए भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि वामपंथी जमीन पर जिस पे कभी बीजेपी की पहुंच पकड़ नहीं रही, बीते चुनाव में गूंज होती रही, 17% वोट भी मिले, लेकिन एक सवाल लगातार था कि क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी जिस लिहाज से चल रही है उसमें उसकी पहुंच पकड़ आगे बढ़ पाएगी। और खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय का सबसे बड़ा तबका पश्चिम बंगाल में ही है, और जिस तरीके से वोटों के ध्रुवीकरण के आरोप सांप्रदायिक तौर पर बीजेपी पर विपक्षी राजनीतिक दल लगाते रहे, उसमें पश्चिम बंगाल में ये स्थिति आएगी। ये दरअसल ये सीट जो थी वो सीपीएम के पास थी, और सीपीएम के मृणाल चक्रवर्ती जो है, जो जानकारी आ रही है, वो तीसरे नंबर पर है। और इन सब के बीच गुजरात में जो सेंध लगी है वो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए घाटे का सौदा है। पश्चिम बंगाल में बिल्कुल ये वाकई सरप्राइज है, बीजेपी जीती है जिस तरीके से। चौरंगी में टीएमसी आगे चल रही है, जो जानकारी आ रही है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली स्थिति इस समय बीजेपी शासित राज्य राजस्थान की भी है, जहां 4 में से 3 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। और उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि 11 सीट में से 8 पर 8 या 9 लगातार ये बात चल रही है, उसमें एक जानकारी यह भी आ रही है कि रोहनिया सीट, जो अपना दल की थी, अनुप्रिया पटेल पहले वहां से जीती थी, फिर वो सांसद बन गई, वहां पे कृष्णा पटेल खड़े थे, लेकिन इस वक्त वहां पर समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह पटेल आगे चल रहे हैं, जो रोहनिया की सीट है। इसका मतलब बहुत साफ है कि 9 सीट ऐसी है जहां पे समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। संजय झा जी, जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा है और जिस दिशा में बीजेपी अब कह रही है कि अगर नरेंद्र मोदी को केंद्र में लाते हैं तो उस लिहाज से तो आपको राहुल गांधी को भी लाना चाहिए, वो भी प्रचार में नहीं गए, तो क्या ये माना जाए कि ये चुनाव? प्रसून जी बोले। नहीं प्रसून जी, देखिए बड़ा मुद्दा ये है कि यदि आज ही के चुनाव को मत लीजिए, आप उत्तराखंड के चुनाव को देखिए, जहां पर 3 सीट हमने फिर बाई इलेक्शन में जीते थे। आप बिहार को चुनाव देखिए, कर्नाटका का देखिए, मध्य प्रदेश का देखिए। तो यदि आप देखेंगे तो सारे देश में, चाहे वो उत्तर, दक्षिण, पूर्वी या पश्चिम हो, हर जगह आप देखेंगे कि ये जो एक माहौल बनाया गया था 2014 में, जहां पर एक व्यक्ति को लेके पूरा जो चुनाव प्रचार किया गया, हो सकता है कि उसमें भाजपा सफल हुई, लेकिन भारत के लोग हमेशा, मैं समझता हूं कि बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है, और उनको आप किसी तरीके से घुमा फिरा के आप गुमराह करने की कोशिश कीजिएगा कि मेरे हाथ में जादू की छड़ी है, महंगाई कम हो जाएगा, सुरक्षा बढ़ जाएगा। देखिए यदि आप 100 दिन का यदि मोदी जी का यदि आप रिव्यू कीजिएगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी सरकार का भारत के इतिहास में जो लोकसभा चुनाव के बाद इतना सरासर, इतनी जल्दी उनके पास, उनके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं, या उनकी इतनी बड़ी जो उनकी हार हो रही है, वो 100 दिन और 10 दिन और जोड़ दीजिए, उसके अंदर लोग नाखुश हैं, उसके अंदर लोगों में काफी, मैं समझता हूं, निराशा है। और ये सांप्रदायिक राजनीति जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो सारा, मैं समझता हूं कि उसके बारे में चर्चा हर रोज हम करते हैं, और इससे मैं समझता हूं कि भारत का आम आदमी चिंतित होगा कि क्या ये सरकार को हमने विकास के लिए वोट किया था, या हिंदुत्व या आरएसएस एजेंडा का इनको पालन करना है। ये दुविधा, ये कश्मकश जो है, ये आम आदमी आज अपने आप उसका तजुर्बा है, और ये वोट उसी बात का उदाहरण है कि उसको नकारा जा रहा है। भारत के लोग कह रहे हैं सांप्रदायिक राजनीति नहीं चलेगी, और इसमें मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एक वेकअप कॉल है। रविदास जी, 2.5 बरस के दाग धुल गए एक झटके में। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, उपचुनाव, उसमें 11 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे पहले, और वो 11 एमपी हो गए। उस जगह पर 8 सीटें सपा के आगे हैं। इसका मतलब है कि 3.5 महीने के अंदर दिल्ली की सरकार सारे मोर्चों पर असफल हो गई है, और जो मोह था वो मोह भंग हो गया है। जो सपने दिखाए गए थे वो सपने टूट गए हैं, और जो मैजिक था, जो लोग कहते हैं कि जादूगर का जादू चलता है खाली हॉल के अंदर, उसके बाहर निकलने के बाद वो सपने टूट जाते हैं, तो वही हाल इस उपचुनाव में हुआ है। और 2.5 साल में जो हम लोगों ने विकास का काम किया है, उस पर जनता ने अपनी मोहर लगाने का काम कर दिया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हम लोगों ने विकास के काम कराए हैं, जो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है,
उसमें जनता ने अपनी मोहर लगाने का काम कर दिया है। चलिए यही हम कह रहे थे कि 2.5 बरस की बात हो रही थी कि आप पे दाग धुल गए क्या? महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, हम उसी दिशा में आ रहे हैं उसके कारण अब इसका एक दूसरी स्थिति, नलिनी सिंह जी, और क्या इस दौर में ये जो नजर आ रहा था कि सरकार मतलब नरेंद्र मोदी, पार्टी मतलब अमित शाह, इस चुनाव परिणाम से चीजें अब संगठन में नजर आएंगी ना, पार्टी जीवित होगी ना, कुछ लोगों को और महत्व मिलेगा ना? मैं समझती हूँ, और ये जो बदलाव आएगा ये खुद नरेंद्र मोदी से ही आएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत पारखी हैं। उन्होंने कितने चुनाव जीते हैं अपनी ज़िंदगी में। अब 26 तो अभी गुजरात में जीते, और आज देखिए गुजरात में क्या स्थिति है। तो नरेंद्र मोदी खुद भांप जाएंगे। दूसरा ये बदल है, जाएंगे, भाप जाएंगे स्थिति को। और दूसरा नहीं, आप कह रही है, सॉरी नलिनी जी, मुझे ये बताइए, अगर नरेंद्र मोदी स्थिति इतनी चतुराई से भाप गए थे तो उन्होंने क्यों इजाजत दे दी कि आदित्यनाथ को आप स्टार कैंपेनर बनाइए? या बीजेपी के यूपी स्टेट प्रेसिडेंट कहते हैं कि जितने भी रेप होते हैं एक समुदाय के व्यक्ति करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जो हर चीज पर अपनी टिप्पणी करते हैं, इन चीजों पर क्यों नहीं कहते? तो अगर वो भाप गए हैं तो पहले क्यों नहीं भाप गए? ये आप बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं। कल ही साक्षी महाराज ने जो चीजें कही हैं, मैंने कहा गांधी ने जो चीजें कही हैं, ये तो मतलब कल ही की बात है, कोई खंडन नहीं आया है। 10 चीजें ऐसी हो चुकी हैं, कोई खंडन नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है कि वो क्या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, या ये ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस वक्त प्रयोग करके उन्होंने अमित शाह को सोचा कि 73 सीट जो ला सकता है 80 सीट में से, उनको ये भी बागडोर संभाल दी जाए। अब मैं आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ का जो भी प्रयोग था वो फेल हुआ है। और किसका कद बढ़ा है यूपी में? राजनाथ सिंह का कद बढ़ा है, क्योंकि इस चुनाव परिणाम के बाद इस राजपूत नेता थे, और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ भी राजपूत है। तो क्या अमित शाह कमजोर हुए हैं? अमित शाह कमजोर हुए? अमित शाह इलेक्शन के बाद एक बड़ा अच्छा शब्द हिंदी में, ठिठक गए हैं। अमित शाह जरूर ठिठके होंगे इसके बाद। लेकिन इसमें मुझे कहना चाहिए, तो रोहानिया का जो अब हम बता रहे हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोहानिया शायद वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में ये आता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पर कृष्णा पटेल अपना दल की वो हारी गई हैं या पिछड़ रही हैं। और एक और बात है कि अगर लखनऊ ईस्ट में भाजपा हार गई या हार रही है, तो सिर्फ नोएडा ने भाजपा का ये यकीन बरकरार रखा है कि शहरी उनके साथ हैं। अगर नोएडा में भाजपा आगे है, जैसे आप बता रहे हैं, तो ये जो शहरी वोट है वो बीजेपी के पाले में था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगता है, जो कि कहने में थोड़ा झिझक रही हूँ, कि जो हिंदू कंसोलिडेशन था, हिंदू ध्रुवीकरण नहीं हुआ, लेकिन जो कम्युनल एक पोलराइजेशन था वो हो गया। संजय, हाँ, ये जो जिक्र कर रही है, ये आखिरी लाइन इन्होंने संजय जी की, क्या ये वाकई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है और हिंदुत्व वोट एकजुट नहीं हुए हैं? ये इसके रिपकल्शंस है। देखिए, जिस तरह से यूपी में प्रचार किया गया बीजेपी के नेताओं के द्वारा, मेरे समझ से वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था कि क्या सिर्फ ध्रुवीकरण करके इन चुनावों को जीता जा सकता है। अगर बीजेपी इसमें सफल होती तो मेरे समझ से यही उनकी नीति होती आने वाले चुनाव में। लेकिन ये नीति बहुत विफल हुई है, अब असफल हो गई है, असफल हुई है, और इसलिए बड़ा वेकअप कॉल है बीजेपी के लिए। ये मुझे अभी तक आश्चर्य है कि आप मई के चुनाव, ये मुद्दों को दूर हटकर आप जीतते हैं, बड़ी जीत करते हैं। आप एक विनिंग टिकट है, आपके पास एक नया फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूला से हटते क्यों हैं? आप हिंदुत्व के पास फिर वापस क्यों जाते हैं? आप कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट आप तब करते हैं जब आप असफल रहते हैं। आपको तो सफलता मिली है, आपने कहा गुड गवर्नेंस देंगे, आपने बिजली सड़क पानी के मुद्दे उठाए, अच्छी सरकार देंगे, फिर उससे हटकर आप आदित्यनाथ के पास जाते क्यों हैं? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। ये और ये मुझे लगता है शाहनवाज हुसैन, हम भी वही कहते हैं। शाहनवाज जी, आपके इलाके में गिरिराज सिंह गए थे, जहां उन्होंने बोला था जो नहीं है वो चले जाए पाकिस्तान, आप हार गए। क्या ये एक्सपेरिमेंट सही नहीं हो रहा यूपी में भी? देखिए, यूपी का जो चुनाव है, जो चारों राज्य में जहाँ जहाँ वोट हुआ है, चाहे वो बंगाल हो, राजस्थान हो, गुजरात हो और उत्तर प्रदेश हो, इन चुनाव से न राज्य सरकार के सेहत पे फर्क पड़ने वाला था न केंद्र पर, क्योंकि इस चुनाव में सारी मजबूत सरकार है, सबके पास पूर्ण बहुमत है। ये पूरी तरह स्थानीय मुद्दों का अलग अलग क्षेत्र का चुनाव है। नोएडा में हम जीत रहे हैं और लखनऊ में पिछड़ रहे हैं। तो इसको अगर ये आकलन कर दिया जाए कि ये चारों जो राज्य के खिलाफ वोट है या पक्ष में वोट है, ये मैं नहीं मानता। मैं ये समझता हूँ कि अलग अलग विधानसभा में अलग अलग परिस्थिति थी।
जिसके वजह से, और जब हम आकलन कर रहे हैं तो इकट्ठा कर रहे हैं। आपने ना शाहनवाज जी, आपने ना प्रसून के सवाल का जवाब दिया ना, मेरी जो टिप्पणी थी उसका जवाब। जब आप चुनाव मई में जीते, आपने हिंदुत्व का नारा नहीं उठाया। अब क्या जरूरत थी? क्या ये एक्सपेरिमेंट की क्या जरूरत थी? उत्तर प्रदेश पे क्या जरूरत थी आपकी कि आप आदित्यनाथ को अपना स्टार कैंपेनर बनाए? हिंदुत्व का नारा तो ये सो कॉल्ड सेकुलर फोर्स लेकर चल रहे थे, वो हिंदुत्व का नारा उठा रहे थे, वो हम पर इल्जाम लगा रहे थे कि सांप्रदायिक आधार पर देश को बांट रहे थे। तो उनको लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नाम से लोगों को डरा रहे थे, इसलिए जनता ने उनको करारा जवाब लोकसभा के चुनाव में दिया। इस बार कोई सांप्रदायिक आधार पर हमने नहीं बांटा। हमारे बयानों पर टिप्पणियां, हमारे कई नेताओं के बयान, जैसे आपने साक्षी महाराज का बयान कहा, भारतीय जनता पार्टी ने उस बयान से अपने आप को अलग किया है। हम ये मानते हैं कि आतंकवाद किसी स्कूल और मदरसे में नहीं होता। आतंकवाद जहां भी है वो बुरी चीज है, वो किसी भी धर्म के लोग, किसी भी गुट के लोग उसमें शामिल हों, उसकी हम निंदा करते हैं और उससे एकजुट होकर हमें लड़ना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो बात हिंदू राष्ट्रवाद का जिक्र सर संचालक मोहन भागवत ने, अच्छा अखिलेश आ गए हैं सामने बोलने के लिए। अब उत्तर प्रदेश क्या बात है? अरे तुम लोग अच्छा ये बताओ, अच्छा दिन, अच्छी बात, अच्छा परिणाम आ रहा हो और बातें आप लोग कौन सी करना चाहते हो? अरे ये बताओ, कभी कभी आपने भी बहुत नुकसान किया है। अच्छा बदायूं में फ्री चलाया आपने हमें, लेकिन हम आभार प्रकटेंगे जनता का कि जनता ने ऐसे वक्त पे समाजवादियों की मदद की है। और जिस रास्ते पे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहती है, और पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि विकास और खुशहाली का रास्ता अपनाएं, और लगातार उस दिशा में समाजवादी पार्टी ने काम किया है। और जनता के बीच में मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से विकास और खुशहाली के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। रात को आपने मैसेज दिया था कि ये परिणाम आपको आने के लिए, वो इसलिए दिया था कि ये ज़माना ट्विटर का भी है। जो लोग रात में नहीं सोते हैं उन्हें सबसे पहले मैसेज देते हैं। तो आपने कितने बजे पढ़ा था? जैसे ही आया था 4 मिनट बाद। तो धन्यवाद। अभी कह पाना मुश्किल है। बिजली में बोल दीजिए। मुलायम हिट और मोदी मैजिक चित जी, कुछ इस दिशा में ही समूचे चुनाव परिणाम और रुझान चले गए हैं। लोकसभा सीटों के रुझान और जो परिणाम सामने आए हैं उसमें तीनों सीट कमोवेश उसी दिशा में गई है जो पहले थी। वडोदरा सीट नरेंद्र मोदी ने खाली की थी, बीजेपी ने जीती। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह ने खाली की थी, तो उनके भाई के पोते तेज नारायण यादव वो वहाँ से जीत रहे हैं और 2 लाख से ज़्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी जीती है। तेलंगाना की मेडक सीट टीआरएस जीत चुकी है, जो जानकारी आई है इसमें आगे चलते हुए दिखाया जा रहा है। ये चंद्रशेखर राव जो है वो सीएम बन चुके हैं, उन्होंने खाली की। राजस्थान में कांग्रेस 1 सीट जीती है, 1 पर आगे चल रही है। 1 सीट अदर्स के हिस्से में गई है। गुजरात में, राजस्थान में 4 में 3 की स्थिति आ रही थी। कांग्रेस 1 सीट पर जीत चुकी है, 1 पर आगे। बीजेपी 1 सीट जीती है बीजेपी ने। नसीराबाद में दोबारा गिनती शुरू हुई है और वेर सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है राजस्थान में। तो राजस्थान में एक लिहाज से देखिए तो 4 में से 3 सीट कांग्रेस आगे या उसके अनुकूल है। ये नसीराबाद में दोबारा वोटिंग हो रही है। सूरजगढ़ सीट से कांग्रेस आगे चल रही है। वो यूपी में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं, जहां 8 सीट पर समाजवादी पार्टी और कहा जा रहा है 9 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, 2 सीट पर बीजेपी।